नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। उत्तराखंड के शहरों में हो रहे विकास का साझा किया रिपोर्ट कार्ड। विकास योजनाओं के लिए जारी की 30 करोड़ की धनराशि। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को परखने के लिए ग्राउंड पर उतरे सीएम धामी। यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, सीधे श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक। मिशन 2027 पर राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन से बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी, टेंशन में बीजेपी। और राजधानी देहरादून में कोबरा गैंग पर पुलिस की कार्रवाई जारी। 2 विदेशी पेडलर गिरफ्तार। आरोपियों से 20 लाख रुपए की कोकीन बरामद। बुलेटिन की शुरुआत योग नगरी ऋषिकेश में आयोजित हुए अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं बैठक की खबर के साथ। बुधवार को योग नगरी ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बैठक में देश के अलग अलग शहरों के महापौर वहां पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य के शहरों में हो रहे विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड साझा किया और इस मौके पर सीएम धामी ने 29.78 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कई विभागों के लगाए स्टॉल का भी अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज भारत के शहर केवल विकास के केंद्र नहीं, बल्कि सुशासन और आत्मनिर्भरता के सशक्त मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने यात्रा पंजीकरण काउंटर और ट्रांजिट कैंप में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं पर अपडेट लिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि में आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे, यही सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं और यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। बीच में संख्या अधिक होने के कारण से कुछ यात्रियों को थोड़ा परेशानियां भी हुई थी, लेकिन अब वो सभी व्यवस्थित कर ली गई हैं और आगे मानसून भी है और यात्रा की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए और यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आज भी अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सभी लाइनें अभी पूरी हो गई हैं। जो लोग भी आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाए, अच्छा दर्शन हो, किसी प्रकार की किसी को परेशानी न हो। सभी विभागों को भी कहा गया है और मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उन्होंने लगातार अपने जो यहाँ यात्री जो चारधाम की तरफ जाने वाले हैं या जो चारधाम से होके आए, उनसे उन्होंने अनुभव साझा किया। साथ में जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनकी स्थिति जानी, अन्य जो यहाँ के काम है या जो भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है उसकी सबकी जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली है। और मुझे अच्छा लगा कि जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तब भी आप आए थे, आज भी आप आए हैं और लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बार जो चारधाम यात्रा चल रही है अभी तक का रिकॉर्ड बना है और मुझे लगता है अभी समय अभी है और रिकॉर्ड बनेगा। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग प्रवासी पंचायत का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रिवर्स पलायन है। कार्यक्रम को लेकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने बताया कि प्रवासी पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार रिवर्स पलायन को लेकर चल रही योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसके अलावा प्रवासियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सीमांत जिले चंपावत और पिथौरागढ़ से की गई है, जहां प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही स्थानीय स्तर पर बेहतर काम करने वाले लोगों के साथ चर्चा होनी है। गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया है प्रवासी पंचायत का। प्रवासी पंचायत पहले तो देहरादून में हुई थी पूरे प्रदेश की, लेकिन अब हम हर जनपद में जाके प्रवासी पंचायत कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो बाहर रह रहे हैं और अपने गांव में आके काम करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे हजारों लोग मिल रहे हैं जो कि वापस आके काम करना चाह रहे हैं या काम उन्होंने शुरू कर दिया, दोनों जगह, बाहर भी रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। तो उनके हम पंचायत कर रहे हैं, उनके हम अभी हमने टिहरी में कर लिया, अभी हमने अल्मोड़ा में कर लिया, अब इस माह जो है पिथौरागढ़ और चंपावत में करेंगे। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जनसभा के साथ ही पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी कांग्रेस कर रही है। मकसद साफ है, सैन्य वोटर्स को अपनी तरफ करना। ये वो वोटर्स हैं जो बीजेपी के परंपरागत मतदाता कहलाते रहे हैं, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने पाले में लाने की भरसक प्रयास में जुटी है। क्या राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर। बीजेपी के कोर वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, सैन्य वोटर्स पर टिकी कांग्रेस की निगाह। कांग्रेस ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को गेम चेंजर के रूप में देख रही है, क्योंकि राहुल गांधी का ये दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है, बल्कि 2027 चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को अमली जामा पहनाने का मौका है। राहुल गांधी जहां अल्मोड़ा विधानसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं पौड़ी में पूर्व सैनिकों से भी संवाद करेंगे। राहुल गांधी के दौरे में सबसे अहम पूर्व सैनिक सम्मेलन को माना जा रहा है, क्योंकि सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी के कोर वोटर में सेंध लगाने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि सैनिक वोटर बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। 90 के दशक से ही सैनिक वोटर्स पर बीजेपी अपना हक मानती रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह उत्तराखंड का वो चेहरा जो सेना के साथ साथ सरकार में रहकर भी जनता की सेवा कर चुका है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की, जिनका हाल ही में निधन हुआ। बीसी खंडूड़ी के सहारे सैन्य वोटर्स बीजेपी के पास बने रहे। खंडूड़ी जी का जाना कहीं न कहीं सैन्य वोटर्स में बिखराव ला सकता है। इन्हीं वोटर्स को अपने पास लाने की जुगत में कांग्रेस नजर आ रही है। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे के दौरान पौड़ी के रामलीला मैदान में पूर्व सैनिक सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस का पूर्व सैनिक सम्मेलन पर खासा फोकस है। इसके पीछे की वजह है वो सैन्य वोटर्स जो प्रदेश में गेम चेंजर साबित होते रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में करीब 13% वोटर्स ऐसे हैं जो सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं। ये बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे हैं। कांग्रेस सबसे पहले इन पर सेंधमारी करना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस राहुल गांधी का पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन करवा रही है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे और पूर्व सैनिक सम्मेलन को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल गांधी ने सैनिकों का अपमान किया है, जिसे कोई भूल नहीं सकता। देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है, और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सब का गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं। अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से आ रहे बयानों को कांग्रेस बौखलाहट करार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान बौखलाहट में आ रहे हैं। कल उत्तराखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बिलबिलाहट में हैं।
मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्टेटमेंट को सुना और मैंने कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को भी सुना। मुझे खास करके कर्नल कोठियाल जी के स्टेटमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। कर्नल कोठियाल जी विचारधारा के रूप में निश्चित रूप में उस विचारधारा से नज़दीक होंगे, हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उस विचारधारा को त्याग कर भी अन्य विचारधाराओं को अंगीकृत करने का काम किया, लेकिन फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस प्रकार के शब्दों का उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करें जिस व्यक्ति को भारत के करोड़ों लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनकर दिल्ली के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उस पद पर बिठाया। बता दें कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के कारण यहाँ की राजनीति भी सैन्य वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में 93,385 सर्विस वोटर्स हैं। पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा सर्विस वोटर्स 15,999 हैं। सर्विस वोटर्स, पूर्व सैनिक और परिजनों की संख्या 2,57,000 से अधिक है। यानी कुल वोटर्स में करीब 13% सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर सैन्य वोटर्स चर्चा का केंद्र हैं। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा सर्विस वोटर्स की संख्या पौड़ी में है। यही कारण है कि कांग्रेस राहुल गांधी का कार्यक्रम पौड़ी में कराने जा रही है, जहां पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया जाएगा ताकि बीजेपी के कोर वोटर्स की सेंधमारी में कांग्रेस सफल हो सके। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने तंज कसा है। कोठियाल ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा विदेश के दौरे पर रहते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यूके यानी उत्तराखंड को यूनाइटेड किंगडम समझकर गलती से उत्तराखंड आ रहे हैं। वहीं राहुल के पूर्व सैनिक सम्मेलन को लेकर भी कोठियाल ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी को सैनिक विरोधी बताया है। हम खाली ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें समझ में नहीं आएगा कि अभी अगले साल फरवरी में कुछ महीनों के बाद में चुनाव है, तो आप सैनिकों को क्या चुनाव का मुद्दा बना करके यहाँ पे आना चाहते हैं? आपने पौड़ी में स्थान छांटा। पौड़ी इस देश के सैनिकों की वो वीर भूमि है जहां से जनरल बिपिन रावत पहले इंडियन डिफेंस फोर्सेस के सीडीएस बने। उन जनरल बिपिन रावत को जिन्होंने जिस कांग्रेस ने गुंडा बोला, आप उस कांग्रेस के लीडर जनरल बिपिन रावत के उस स्थान में आना चाहते हो जो कि इस देश के लिए आज अपना खुद सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। पूरा परिवार उनका तहस नहस हो गया है। उधर पौड़ी में कांग्रेस संगठन ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर लगभग 1:45 पर राहुल गांधी पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में 2500 से ज्यादा पूर्व सैनिकों से संवाद करने वाले हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी की माने तो बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी 15 ब्लॉकों से कांग्रेस कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। माननीय राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम है, ये पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संवाद कार्यक्रम है। इसको हम किसी बड़े आयोजन के रूप में भी हम लोग किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो है उनका एक संवाद कार्यक्रम है। वो जो है पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई जन नेता या जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी कांग्रेस की जो सबसे मुख्य धारा से जुड़े हुए नेता हैं, तो जब वो यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी जो है मनोबल के साथ यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। बीजेपी संगठन में हुए बदलाव ने मंत्री और विधायकों की बेचैनी बढ़ा दी है। नितिन नवीन के दौरे के बाद प्रदेश महामंत्री अजय कुमार को बड़ा झटका दिया गया, जिसने बाकी नेताओं की हार्ट बीट बढ़ा दी है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि पार्टी संगठन आगे और बड़े एक्शन लेने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी संगठन में बदलाव ने बढ़ाई टेंशन, मंत्री विधायकों में बढ़ी बेचैनी। नितिन नवीन के दौरे के बाद परिवर्तन, नेताओं की बढ़ने लगी धड़कन। जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा कई नेताओं पर भारी पड़ सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा संगठन में कई बदलाव ला सकता है। नितिन नवीन के दौरे के बाद ठीक ऐसी ही तस्वीर नजर आई है। बीजेपी के लिए जरूरी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार को बड़ा झटका पार्टी ने दिया। पिछले 6 सालों से उत्तराखंड में संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल रहे अजय कुमार को अब राजस्थान में प्रदेश महामंत्री संगठन का दायित्व सौंप दिया गया। लेकिन उत्तराखंड में सियासत इस बात से गर्म है कि अजय कुमार के ऊपर कई आरोप विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने जो लगाए थे, उसी पर बड़ी कार्रवाई पार्टी नेतृत्व ने की है।
सबसे बड़ा आरोप अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी से जुड़े होने का था, जिसमें अजय कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी। इसके बाद इन आरोपों को और हवा दी बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने। इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के दूसरे नेताओं के नाम भी समय समय पर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के ऊपर भी कार्रवाई होने की बात तूल पकड़ने लगी है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुट गई है। जिस तरह से प्रदेश महामंत्री की छुट्टी की गई, उससे पार्टी के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस फैसले ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में इसे संगठन की ओर से प्रदर्शन की स्थिति के आधार पर कड़े फैसले के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। अजय कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता है। और हमारे राज्य से बड़ा राज्य उनको काम के लिए मिला है, राजस्थान जैसा। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने यहाँ जैसा काम किया है, वहाँ भी जाकर के वो बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं कांग्रेस की माने तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि 27 विधानसभा चुनाव में उनकी सत्ता जाने वाली है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जल्द ही बीजेपी के संगठन और सरकार तक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो चुका है कि वो 2027 में सत्ता गंवाने जा रही है। इसीलिए उनको आभास हो गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उत्तराखंड के अंदर आए, अपने विधायकों को और जो नेता है उनसे सामंजस्य बनाने के उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। आज अजय कुमार जी को यहाँ से उत्तराखंड से हटाकर दूसरे प्रदेश में भेज दिया। ये प्रमोशन की बात नहीं कर रहे, ये डिमोशन हो चुका है। अभी तो देखिए कई बदलाव आएंगे इनके मंत्रिमंडल में भी, ये हटाएंगे लोगों को, पदों से भी ये लोग हटाएंगे और एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं ये लोग। इन्हें मालूम है कि हम जनता का जो विश्वास है वो खो चुके हैं। 2027 में राज्य के अंदर इनकी करारी हार होने वाली है, इसका आभास इनको हो गया। वही सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी नेताओं की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पार्टी से पदमुक्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो पहले से ही मांग है कि चाहे दुष्यंत कुमार गौतम हो, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, चाहे अजय कुमार हैं, इन दोनों को भाजपा अपने संगठन से पद मुक्त करे जब तक इनकी पूरी जांच नहीं हो जाती है। जब तक एक बार इनकी जांच हो जाए, इस मामले में इनकी संलिप्तता है या नहीं है ये स्पष्ट हो जाए, उसके बाद आगे संगठन अपना विचार करता है। लेकिन दोनों पर इतने गंभीर आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके कार्यक्रमों में इनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो एक तरह से उत्तराखंड के लोगों को ये चिढ़ा रहे हैं कि हम इनका जो ये जिनको एक तरह से जिन पर आरोप लगे हैं उनको हम अपने बगल में बैठा रहे हैं। तो एक तरह से लोगों को चिढ़ाना हुआ। तो लोग भी देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंकिता के न्याय के पक्ष में नहीं है। ये इनको संरक्षण देने के लिए ही पूरा चाहे सीबीआई हो, चाहे एसआईटी हो, पूरी जांच इन्होंने प्रभावित की है। बीजेपी ने 2027 चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी का मानना है कि लगभग 1 दशक तक सरकार में रहने के बाद कुछ क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बन सकती है। उसे देखते हुए संगठन चुनाव से पहले उन मुद्दों और कारणों को दूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है जो चुनाव में पार्टी या उसे प्रत्याशियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना सकता है। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन के दौरे के दौरान संगठन और सरकार के प्रदर्शन को लेकर मंथन हुआ। फिलहाल पार्टी संगठन में हुए बदलाव के बाद मंत्री और विधायकों की बेचैनी बढ़ने लगी है। 2027 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश में कई अभियान चलाने वाली है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि अभियान चलाने वाले हैं और इस अभियान में सांसद अपनी लोकसभा की हर विधानसभा में एक दिन प्रवास करेंगे। विधायक भी अपने क्षेत्र के हर मंडल में एक दिन प्रवास करेंगे। इसके अलावा शक्ति केंद्र मंडलों और जिलों की भी बैठकें होंगी। तो वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर भी वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। देखिए 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है।
और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष जो है बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को परिवार के साथ जोड़ते हुए और सीधे व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा। तो 5 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष ऐतिहासिक हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधि करेंगे। सीबीएसई रिजल्ट स्कैम और नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इसे कांग्रेस की देन करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो कांग्रेस से विरासत में मिली हैं। 75 साल में कांग्रेस ने इन्हें पनपने दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार अब सफाई कर रही है। वहीं नरेश बंसल ने दावा किया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जितनी चीजें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीज़ों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और विधायक उमेश कुमार ने नई बस की सौगात दी है। यहां रुड़की से दल्लावाला तक नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और स्थानीय विधायक उमेश कुमार ने बस में 7 सफर किया। इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने बताया कि इस बस सेवा से कई गाँव के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। उधर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर तक परिवहन सुविधाएं पहुंचाना है। गैरसैंण सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया था। लगभग 3 माह का समय आज जो है इस कार्य को संपन्न कराने में 4 माह का समय लगा, लेकिन कार्य संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, परिवहन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट है। रुड़की से ढंडेरा, लंढोरा, थितोला, हजरपुर, लक्सर से शेखपुरी, शेखपुरी से गनौली, गनौली से गोवर्धनपुर, गोवर्धनपुर से प्रहलादपुर, प्रहलादपुर से खानपुर, खानपुर से तुगलपुर, तुगलपुर से होते हुए माड़ाबेला, छोटी बड़ी, चंदपुरी, नाईवाला, दल्लावाला। आप इमेजिन करिए, इस रूट पे लाखों लोग रहते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शुरू हो जाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत है। उत्तराखंड में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ ही मतदाताओं से फॉर्म भरवाकर उसे ऑनलाइन ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी एसआईआर का शेड्यूल निर्गत किया गया है और उसी के अंतर्गत 8 जून से हमारे जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे और उनसे भरवाते हुए उसको वापस बीएलओ ऐप पर डिजिटाइज किया जाना है। उसके उपरांत 14 जुलाई को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। हम लोग सभी राजनीतिक दलों से भी लगातार हर सप्ताह इस बारे में बैठक कर रहे हैं और बीएलओज और जो सुपरवाइजर हैं, अन्य जो कार्मिक हैं, उनको प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्व में दिया गया था। आज सेकंड फेज की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और इसको जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी स्वास्थ्य सुरेश जैन ने बताया कि योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए इस साल धर्मनगरी हरिद्वार का चयन हुआ है, लिहाजा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर योग पार्क की स्थापना की जाएगी और इसके अलावा हरित योग अभियान और रन फॉर योगा के जरिए लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया जाएगा ताकि आम जन योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस वर्ष प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है वो जनपद हरिद्वार को के लिए उसमें आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है।
प्रतिवर्ष जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जनपद स्तर, ग्राम स्तर, शहर स्तर और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जनपद को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जनपद हरिद्वार को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। किस तरह इसमें हमारे पास योग दिवस की कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिसमें योग पार्क की स्थापना, हरित योग करना, रन फॉर योगा करना और एक प्रदेश के मुख्य चयनित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्थल को चयन करते हुए वहां पर पूरे प्रदेश स्तर की योग की गतिविधि का आयोजन किया जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 के अंतिम परिणाम सामने आने के बाद राज्य की बेटियों ने शानदार सफलता हासिल कर शीर्ष पदों पर अपना दबदबा कायम किया है। डिप्टी कलेक्टर के 9 में से 4 पद बेटियों ने हासिल किए हैं। रुद्रपुर की जसमीत कौर ने तो प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर ये साबित कर दिया कि बेटियां कलम से कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। यूकेपीएससी की परीक्षा में बेटियों का दबदबा। रुद्रपुर की जसमीत कौर बनी मिसाल, पीसीएस में हासिल किया पहला स्थान। कलम से कामयाबी की नई इबारत लिख रही बेटियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 के अंतिम परिणामों में राज्य की बेटियों ने कमाल कर दिया है। प्रदेश की बेटियों ने शानदार अंक हासिल कर शीर्ष पदों पर अपना दबदबा कायम किया है। डिप्टी कलेक्टर के 9 में से 4 पद बेटियों ने हासिल किए हैं। रुद्रपुर की जसमीत कौर ने पीसीएस परीक्षा में टॉप कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड पीसीएस में टॉप करने वाली जसमीत कौर वर्तमान में बागेश्वर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं। अपनी कामयाबी पर जसमीत कौर का कहना है कि खुद पर विश्वास जरूरी है, क्योंकि कड़ी मेहनत जरूर रंग लाती है। बता दें कि पिछली बार भी पीसीएस परीक्षा में जसमीत कौर ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पद के लिए टॉप रैंक हासिल की थी। ट्रेनिंग के दौरान ही जसमीत ने फिर से पीसीएस की परीक्षा दी और इस बार राज्य में पहली रैंक हासिल की। जसमीत की इस कामयाबी के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बेटी की इस कामयाबी से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेयर सर का, गुरमीत अंकल का और जो भी टीम यहाँ पर पहुँची है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब इतना सक्सेस आप इतनी मेहनत करके जब कुछ पाते हो तो लोग आप उसको जो है रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तो उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी भगवान जी का और जो भी लोग यहाँ आसपास हैं, और सबको कहना चाहूँगी कि जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है तो पैशन के साथ आए और अच्छे से अपनी मेहनत के लगन के साथ करे, तो एक ना एक दिन परिणाम ज़रूर आता है। उधर हल्द्वानी की वर्षा जोशी ने भी यूकेपीएससी की परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी कामयाबी पर वर्षा ने कहा है कि लक्ष्य तय कर धैर्य और अनुशासन से तैयारी की जाए तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर्ग अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल परीक्षण के बाद विभिन्न विभागों के 182 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। डिप्टी कलेक्टर के 9 में से 4 पदों पर बेटियों ने कामयाबी को हासिल किया। सीओ पद पर भी महिलाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अन्य प्रमुख संवर्गों में भी महिलाओं ने शीर्ष स्थान हासिल कर ये साबित कर दिया कि आज बेटियां कलम से कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। रुद्रपुर से गौतम सरकार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कोबरा गैंग के 2 शातिर विदेशी पैडलर सहित 3 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए की 20.92 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। और मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी कोकीन को दिल्ली से तस्करी कर देहरादून लाया था और उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई राजपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों में की गई है। पुलिस की माने तो इससे पहले भी कोबरा गैंग के 9 विदेशी नशा तस्कर सहित 13 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने अब तक करीब 200 ग्राम कोकीन बरामद की है। देहरादून ये लोग कल आए थे और एक गाड़ी नंबर जिसको इनके द्वारा सप्लाई किया गया था वो भी हम लोगों के पास आया है, उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कल चेकिंग के दौरान इनसे करीब 20 ग्राम हमें ड्रग्स मिली है, जिसको वेरीफाई करने के बाद, और एक अन्य व्यक्ति जिसने इनकी मदद करी थी उसको भी, जावेद नाम का है, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है।
इसमें एक जो जिसको इनके द्वारा सप्लाई की गई थी वो मौके से भागने में सफल रहा है, वो मौके से भाग गया। उस पर उसकी गाड़ी का नंबर हम लोगों के पास है, जल्दी हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। और इसको बैक ट्रैक करते हुए इसकी जो हम लोगों के द्वारा जो ट्रेसिंग की जा रही है उसमें जिस जगह से ये ड्रग्स लाई जा रही थी वो भी हम लोगों के अभी संज्ञान में है, उस पर भी हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अरेस्टिंग्स और की जानी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ट्रांजिट कैंप पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गणेशपुर रोड के पास हैं, जिसके बाद सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर 5 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। 2 थानों में कुल 11 बाइक्स रिकवर हुई है। इसमें ट्रांजिट कैंप थाने ने जो है गणेशपुर रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 6 बाइक्स रिकवर किए। तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एक का नाम सचिन पाल है, दूसरा अरुण है और एक आशीष श्रीवास्तव। तीनों की गिरफ्तारी हो रखी है। इसके अलावा खटीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 बाइक्स रिकवर की गई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक फरमान फरीदी है जो इस्लाम नगर का रहने वाला है और दूसरे का नाम पवन धामी है जो नेपाल का रहने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। उत्तराखंड के शहरों में हो रहे विकास का साझा किया रिपोर्ट कार्ड। विकास योजनाओं के लिए जारी की 30 करोड़ की धनराशि। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को परखने के लिए ग्राउंड पर उतरे सीएम धामी। यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, सीधे श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक। मिशन 2027 पर राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों के सम्मेलन से बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी, टेंशन में बीजेपी। और राजधानी देहरादून में कोबरा गैंग पर पुलिस की कार्रवाई जारी। 2 विदेशी पेडलर गिरफ्तार, आरोपियों से 20 लाख रुपए की कोकीन बरामद।